Let us now solve numericals from government textbook. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 1. तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल को रीड करते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन. अ ग्लास फ्लास्क has volume 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degrees Celsius. If the temperature of the system is raised to 100 degrees Celsius, how much of the liquid will overflow? Coefficient of volume expansion of glass is 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, while that of the liquid is 75 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Let us solve the numerical. What data is given to us? Volume of the glass flask is given to you. और जितना वॉल्यूम ग्लास कंटेनर का होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का होगा. तो वॉल्यूम V1 कितना दिया है? 1 into 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ग्लास फ्लास्क एंड लिक्विड दोनों के इनिशियल टेम्परेचर सेम थे. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया? 30 डिग्री सेल्सियस. एंड देन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो T2 का वैल्यू कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस. देन वी आर गिवन वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा. तो गामा ऑफ ग्लास, G का मतलब ग्लास, तो गामा ग्लास इज 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. एंड वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड गामा L, यहां पे L का मतलब लिक्विड, तो गामा L दिया है 75 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. And we want to calculate volume of the liquid which will overflow. कितना लिक्विड फ्लास्क से ओवरफ्लो करेगा ये हमको फाइंड करना है. तो इसके लिए हम लोग गामा का फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड व्हाट इज गामा? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा का फॉर्मूला V2 minus V1 upon V1 into delta T. That is increase in volume upon original volume into rise in temperature. तो गामा होता है V2 minus V1 upon V1 into delta T. Therefore, increase in the volume, that is V2 minus V1 will be gamma V1 delta T. इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो. तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम. V2 minus V1, that is delta V, it will be gamma into V1 into delta T. अभी इस फॉर्मूला का यूज करके we will calculate increase in volume of the glass flask, that is glass container, and हम लोग फाइंड करेंगे increase in volume of the liquid. ग्लास का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फ्लास्क. तो V2 minus V1 फाइंड करेंगे ग्लास फ्लास्क के लिए. इसको मैंने डिनोट किया बाय सिंबल डेल्टा VG. डेल्टा VG, डेल्टा V का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड G का मतलब ग्लास. तो डेल्टा VG का फॉर्मूला होगा गामा ग्लास इंटू V1 इंटू डेल्टा T. गामा ग्लास इंटू V1 इंटू डेल्टा T. तो दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फ्लास्क. फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. इसको मैंने डिनोट किया बाय सिंबल डेल्टा VL, यहां पे L का मतलब लिक्विड. तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डेल्टा V लिक्विड विल बी गामा L इंटू V1 इंटू डेल्टा T. गामा L इंटू V1 इंटू डेल्टा T. नाउ यहां पे अगर लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है इसका मतलब लिक्विड का जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है इट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फ्लास्क. अगर लिक्विड ओवरफ्लो हो रहा है इसका मतलब expansion of liquid is greater than expansion of glass.
तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो, अभी फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो। तो लेट अस कॉल दिस बाय वॉल्यूम डेल्टा वी। तो डेल्टा वी होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। तो इन दो डेल्टा वी को सेपरेट कर दो। तो डेल्टा वी लिक्विड कितना था, गामा एल V1 डेल्टा टी। डेल्टा वी ग्लास कितना था, गामा जी V1 डेल्टा टी। तो इन दो डेल्टा वी को हम लोग सेपरेट करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन V1 यहां पे कॉमन है दोनों टर्म में, डेल्टा टी भी दोनों टर्म में कॉमन है। तो V1 कॉमन, डेल्टा टी कॉमन। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, ये हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड ब्रैकेट में होगा गामा एल माइनस गामा जी। एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। V1 कितना दिया है, 1 इंटू 10⁻⁴। तो V1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁴। T2 माइनस T1 का मतलब 100 माइनस 30। गामा एल कितना दिया है, 75 इंटू 10⁻⁵। माइनस गामा जी कितना दिया है, 1.2 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो ये हो गया 70। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 75 माइनस 1.2 होगा 73.8। 10⁻³ इसमें आएगा सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे 10⁻⁵ है और यहाँ पे 10⁻⁴ है ना। इसके सब्ट्रैक्शन में 10⁻⁵ कॉमन होगा। तो 10⁻⁵ and 10⁻⁴ become 10⁻⁹। 70 multiplied by 73.8 होगा 5166। 70 multiplied by 73.8 होगा 5166 into 10⁻⁵ और 10⁻⁹। तो अगर डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करके यहां पे लिखा 3 प्लेसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5.166 into 10⁻⁶। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो। और इस वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो फ्रॉम द ग्लास फ्लास्क विल बी 5.166 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो अगर हमको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच विल ओवरफ्लो पूछा है, इसका मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन इज मोर देन ग्लास फ्लास्क का एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो कैसे फाइंड करना है, डेल्टा वी लिक्विड माइनस डेल्टा वी ग्लास करना है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2, let us solve numerical number 2. Question says, which will require more energy, heating 2 kilogram block of lead by 30 Kelvin or heating 4 kilogram block of copper by 5 Kelvin? Specific heat capacity of lead 128 joule per kilogram Kelvin and specific heat capacity of copper is 387 joule per kilogram Kelvin. Okay, तो यहां पे पूछा है which will require more amount of heat energy, heating lead block or heating copper block. ठीक है, डेटा क्या दिया देखो, mass of the lead block ml, यहां पे L stands for lead, C stands for copper. So mass of the lead block is 2 kilogram, mass of the copper block is 4 kilogram, specific heat capacity of lead is 128 joule per kilogram Kelvin. किलोग्राम में है का मतलब हो गया principal specific heat, also called gram specific heat. This is specific capacity of copper, which is 387 joule per kilogram Kelvin. Rise in temperature of the lead is 30 Kelvin and rise in temperature of copper is 5 Kelvin. तो हमको दो ब्लॉक दिए हैं, लेड ब्लॉक एंड कॉपर ब्लॉक। इसमें से किस ब्लॉक को हीट करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर होगा, ये हमको पूछा है। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड बाय डेफिनेशन C होता है डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, where delta Q is the amount of heat required, M is mass and delta T is rise in temperature.
तो therefore amount of heat required delta Q will be equal to mc delta T. इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा Q का फॉर्मूला mc delta T. तो इस फॉर्मूला को यूज करके विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर लेड ब्लॉक एंड फॉर कॉपर ब्लॉक. तो पहले फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द लेड ब्लॉक. तो डेल्टा QL विल बी इक्वल टू मास ऑफ लेड ब्लॉक इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड ब्लॉक इनटू राइज इन टेंपरेचर ऑफ लेड ब्लॉक. वैल्यूज को पुट करो. ml कितना है 2 किलोग्राम, CL कितना है 128 और डेल्टा T ऑफ लेड ब्लॉक इज 30 केल्विन. तो 2 इंटू 128 इंटू 30 ये हो जाएगा 7680 जूल, 7680 जूल. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द लेड ब्लॉक. नाउ वी डू द कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द कॉपर ब्लॉक. दैट इज डेल्टा QC. C का मतलब कॉपर ब्लॉक. That is mass of copper block into specific heat capacity of copper block into rise in temperature of copper. Mass of copper is 4 kilogram. Specific heat capacity is 387. So 4 into 387 and delta T copper is 5 Kelvin. इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 7740 जूल. तो कंपेयर करो. डेल्टा Q लेड कितना है 7680 जूल. डेल्टा Q कॉपर कितना है 7740 जूल. तो वी कंक्लूड दैट डेल्टा Q कॉपर इज ग्रेटर देन डेल्टा Q लेड. तो कॉपर ब्लॉक विल रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर हीटिंग पर्पस. ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to 6 joule per kilogram. Calculate energy needed to change 5 gram of water into steam at 100 degree Celsius. तो इस क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है LV 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम. मास ऑफ वाटर इज 5 ग्राम. इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में. तो ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम. तो 5 ग्राम होगा 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. एंड वी वांट टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. तो इस क्वेश्चन में लेटेंट हीट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिकॉज यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब. जैसे इस केस में वाटर का स्टीम में कन्वर्शन हो रहा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट का फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू L. तो जब भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सब्सटेंस इज m इंटू L. तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को. यहां पे मास कितना है 5 इंटू 10⁻³ है और लेटेंट हीट कितना है 2.26 इंटू 10⁶. तो एक सिंपल कैलकुलेशन है. 5 इंटू 2.26 इज 11.3. 10⁻³ इंटू 10⁶ बिकम 10⁻3. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q विल बी 11.3 इंटू 10⁻³ जूल. तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3. Question number 4. Let us read the question. A metal sphere cools at the rate of 0.05 degree Celsius per second when its temperature is 70 degrees Celsius and at the rate of 0.025 degrees Celsius per second when its temperature is 50 degrees Celsius. Determine the temperature of surroundings and find the rate of cooling when the temperature of the metal sphere is 40 degree Celsius. This numerical is based on Newton's law of cooling. इसमें हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अप्लाई करना है.
एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में वी हैव रिलेशन फॉर रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग का मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है ना न्यूमरेटर में, यह चेंज ऑफ टेम्परेचर और dt है टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग. तो क्वेश्चन में देखो डेटा क्या दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन रेट ऑफ कूलिंग 0.05 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 70 डिग्री सेल्सियस. तो इस रेट को कॉल करेंगे dt by dt 1. दिस इज फर्स्ट रेट ऑफ कूलिंग. और टेम्परेचर को कॉल करेंगे T1. फिर बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग बन गया 0.025. इसको कॉल करेंगे सेकंड रेट ऑफ कूलिंग. दैट इज dt by dt 2 0.025 डिग्री सेल्सियस. और ये होगा बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी वाज 50 डिग्री सेल्सियस. तो वी आर गिवन टू डिफरेंट रेट्स ऑफ कूलिंग एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. सबसे पहले पूछा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का सिंबल T0 था. तो T0 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ये हमको फाइंड करना है. और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है. सेकंड पार्ट में रेट ऑफ कूलिंग पूछा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो इसको हम लोग केस 3 कंसिडर करेंगे. दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3. तो केस 3 का रेट ऑफ कूलिंग dt by dt 3 फाइंड करो when the temperature T3 is 40 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें दो पार्ट है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग. तो यहां हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग dt by dt इज इक्वल टू k इंटू t माइनस T0. यहां पे dt by dt होगा रेट ऑफ कूलिंग, k होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, t is temperature of body and T0 is temperature of surroundings. तो भाई हमको 3 केसेस दिए हैं. तो हम लोग इन 3 केसेस को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और 3 इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे. तो केस 1 का इक्वेशन क्या होगा? dt by dt 1 इज इक्वल टू k इंटू T1 माइनस T0. ये होगा केस 1 जो मैंने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. देन सब्स्टिट्यूट केस 2 एंड केस 3 आल्सो. तो केस 2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? dt by dt 2 इक्वल्स टू k इंटू T2 माइनस T0. ये केस 2 का हो गया. और केस 3 के लिए क्या होगा? dt by dt 3 इक्वल्स टू k इंटू T3 माइनस T0. k तो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा. तो हमको 3 कंडीशंस दिए थे. तो इन 3 कंडीशंस को मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सब्स्टिट्यूट किया एंड आई हैव फॉर्म 3 इक्वेशंस. सबसे पहले हमको फाइंड करना है T0, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करो, हमको T0 मिल जाएगा. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो dt by dt 1 डिवाइड बाय dt by dt 2 equals to k will get cancelled. What is left on the right hand side? T1 minus T0 upon T2 minus T0. Then we put the values. This is 0.05, this is 0.025, this is T1 which is 70 minus T0 और T2 क्या है? 50 minus T0. मैंने values को put कर दिया. Now this division is 2. तो 2 equals to 70 minus T0 upon 50 minus T0. Cross multiply 100 minus 2 T0 equal to 70 minus T0. Therefore T0 equals to 30 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उसका आंसर 30 डिग्री सेल्सियस है. नाउ वी सॉल्व इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे. सेकंड पार्ट में हमको रेट ऑफ कूलिंग फाइंड करना है. dt by dt 3 फाइंड करना है एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो इस रेट को फाइंड करने के लिए आइदर वी डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 और वी कैन डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 आल्सो. तो इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करो या इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा. तो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1. तो 3 by 1, तो dt by dt 3 divided by dt by dt 1 equals to T3 minus T0 upon T1 minus T0. के will get cancel. Then dt by dt 3 equals to, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दो,
T3 माइनस T0, T3 कितना था 40, T0 कितना था 30, T1 कितना 70, T0 30 माइनस इंटू dt by dt 1. तो दिस इज 10 अपॉन 40 इंटू dt by dt 1 कितना था 0.05. तो दिस इज 0.05 डिवाइड बाय 4 विच इज 0.0125. तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग एट टेम्परेचर T3. तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? dt by dt 3 is equal to 0.0125 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. Let us solve question number 5. The volume of a gas varied linearly with absolute temperature if its pressure is held constant. Suppose the gas does not liquefy even at very low temperatures. At what temperature the volume of the gas will be ideally zero? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT. This is आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स. अभी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स n, प्रेशर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इन तीन वैल्यूज को रखा है कांस्टेंट. n, p एंड r. These three values are kept constant. एंड अगर वॉल्यूम जीरो होना है, अगर गैस का वॉल्यूम आइडियली जीरो होना है, तो फिर किस टेम्परेचर पे वो पॉसिबल होगा? तो ऑब्वियसली अगर V जीरो होगा तो टेम्परेचर भी जीरो होगा, बिकॉज बाकी वैल्यूज तो अपने कांस्टेंट रखे हैं. तो इफ वॉल्यूम बिकम जीरो देन राइट हैंड साइड का जो टेम्परेचर है इट हैज टू बी जीरो. तो if V0, temperature has to be 0 Kelvin. 0 Kelvin. And 0 Kelvin is 0 minus 273.15 degree Celsius. So therefore, temperature in degree Celsius कितना होगा? Minus of 273.15 degree Celsius. So when volume is 0, temperature has to be 0 Kelvin. Or in degree Celsius, it will be minus of 273.15 degree Celsius. So this is solution to question number 5. Question number 6 को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 6. Let us read the question. In olden days, while laying the rails for trains, small gaps used to be left between the rail section to allow for thermal expansion. Suppose the rails are laid at room temperature 27 degrees Celsius, and if maximum temperature in that region is 45 degrees Celsius and length of each rail is 10 meter, what should be the gap left given that alpha 1.2 into 10 to minus 5 per Kelvin for the material of the rail section? This numerical is one of the application of thermal expansion of solid. दो रेल के बीच में we have to keep certain gap. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक बनता है रेल्स को ज्वाइन करके. We have number of rail sections joined consecutively. बट जहां पे दो रेल का जॉइंट होता है वहां पे ऑब्जर्व करो एक थोड़ा गैप होता है. एंड दैट गैप इज टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रेल बिकॉज रेल्स आर इन सॉलिड स्टेट. एंड ड्यूरिंग समर स्टेट वो जो रेल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं. तो अगर आपने गैप नहीं रखा, दो रेल को आपने ज्वाइन कर दिया, तो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा? दे विल बेंड. इसके लिए some gap is always placed between the two rails for their thermal expansion. तो ये क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के ऊपर बेस्ड है. इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, वी कॉल इट T1. एंड 27 डिग्री सेल्सियस पे वो जो एक रेल सेक्शन है, उस रेल सेक्शन का लेंथ कितना है? 10 मीटर.
और ऐसे रेल्स ज्वाइन करके रेलवे ट्रैक बनता है। तो एक जो रेल सेक्शन है उसका लेंथ 10 मीटर दिया है, एंड वो जो रेल जिस मेटल का है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन टू अस अल्फा 1.2 into 10⁻⁵ पर केल्विन। बट ये जो अल्फा का यूनिट है इसको आप पर डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो, बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। तो सेम वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस में भी होगा। देन उस रीजन में जहां पे रेलवे ट्रैक है उस रीजन का मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर टाइम 45 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था एंड मैक्सिमम टेम्परेचर T2 कितना हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच गैप शुड बी केप्ट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेल सेक्शन फॉर अलाउइंग द थर्मल एक्सपेंशन। तो जो गैप होगा वो गैप कैसे कैलकुलेट करना है? तो जो रेल सेक्शन में गैप होगा वो होगा इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L, दैट इज L2 minus L1. So the gap between the consecutive rail section is nothing but increase in length, that is L2 minus L1. का मतलब इस क्वेश्चन में हमको L2 minus L1 फाइंड करना है। इसके लिए भी आप लोग फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसका सिंबल अल्फा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? L2 minus L1, that is increase in length upon L1 into T2 minus T1. तो increase in length upon original length into rise in temperature. Therefore L2 minus L1 हमको फाइंड करना है L2 minus L1। तो L2 minus L1 will be equal to alpha into L1 into T2 minus T1। ये हो गया L2 minus L1 का फॉर्मूला और यही हमको फाइंड करना है। Let us substitute the values। अल्फा कितना है 1.2 into 10⁻⁵। L1 is original length which is 10 meter and T2 minus T1 that is 45 minus 27। 45 minus 27 आ गया 18, तो दिस इज 1.2 into 18 और ये हो जाएगा 10⁻⁴। 10⁻⁵ into 10⁻⁴। So our answer is 21.6 into 10⁻⁴ meter। एंड अगर इसको मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो 10⁻³ का पावर होना चाहिए मीटर में, बिकॉज 10⁻³ मीटर इज 1 मिलीमीटर। तो इसको मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट किया बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। तो दिस इज 2.16 into 10⁻³ मीटर and 10⁻³ meter is 1 millimeter. So the final answer is 2.16 millimeter or it is 21.6 into 10⁻⁴ meter. So this is solution to numerical number 6. Question number 7. अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. Let us read the question. A blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the wooden rim and the iron ring are 1.5 meter and 1.47 meter respectively at room temperature of 27 degrees Celsius. To what temperature the iron ring should be heated so that it can fit the ring of the wheel? Alpha of the iron is 1.2 into 10⁻⁵ per Kelvin. So this is another practical application of linear expansion of solid. ये भी एक एप्लीकेशन होगा linear expansion of solid. Iron ring is fitted on the wooden wheel of a bullock cart. तो देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये आयरन रिंग है, इट्स अ हॉलो रिंग एंड दिस इज वुडन व्हील। और यहां पर हमको क्या करना है, इस आयरन रिंग को इस वुडन व्हील के सर्कमफरेंस पे फिट करना है। ये जो आयरन रिंग है इसको वुडन रिंग के सर्कमफरेंस पे फिट करना है, जैसे बुलक कार्ट में होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, रिंग इज स्मॉलर देन व्हील। ये जो रिंग है उसका साइज इस वुडन व्हील से स्मॉलर है, बिकॉज डायमीटर ऑफ द
the iron ring is 1.47 meter and diameter of the wooden wheel is 1.5 meter and temperature T1 is 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अगर आपको आयरन रिंग को इस वुडन व्हील पे फिट करना है तो इसका जो डायमीटर है वो आपको D2 के बराबर करना पड़ेगा। तो मतलब जब भी आयरन रिंग का डायमीटर D2 हो जाएगा तभी आयरन रिंग वुडन व्हील के रिंग पे फिट होगा। तो इसके लिए इस आयरन रिंग को हीट करना पड़ेगा। तो हमको पूछा है इसको कितने टेम्परेचर तक हीट करोगे, आयरन रिंग को कितने टेम्परेचर तक हीट करोगे सो दैट आयरन रिंग फिट इनटू द वुडन व्हील। तो हमको आयरन रिंग को हीट करना है टिल इट्स डायमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम D1 से D2, करेक्ट। तो अभी हमको अल्फा दिया है, T1 दिया है, T2 फाइंड करना है। तो कंसेप्ट क्या है कि आयरन रिंग को हम लोग हीट करेंगे तो दैट टेम्परेचर टिल डायमीटर ऑफ द आयरन रिंग इंक्रीजेस फ्रॉम D1 से D2। तो जब भी आयरन रिंग का डायमीटर D2 हो जाएगा आयरन रिंग इस वुडन व्हील के रिंग पे फिट होगा। अभी यहां पे जो रिंग का लेंथ होगा वो तो उसका सरकमफरेंस होगा बिकॉज रिंग इज सर्कुलर। तो लेंथ ऑफ द आयरन रिंग इज सरकमफरेंस एंड सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, but 2 into r is diameter, 2 times of radius is diameter, so circumference is pi d, pi into diameter. So initial length of the iron ring will be initial circumference, that is 2 pi r1 या pi into d1. And after heating, final length of the iron ring when it fits into the wooden wheel, after heating, जब हम लोग रिंग को हीट करेंगे तो रिंग will fit into this wooden wheel. तो फाइनल लेंथ ऑफ द आयरन रिंग L2 विल बी 2 पाई R2, दैट इज पाई इनटू D2। तो यह है इनिशियल लेंथ ऑफ द आयरन रिंग, यह है फाइनल लेंथ ऑफ द आयरन रिंग। ओके, आफ्टर दैट वी अप्लाई अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू D2 माइनस T1, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। Now substitute L2 और L1 के वैल्यूज। तो L2 माइनस L1 में पाई कॉमन आएगा, D2 माइनस D1। L1 कितना है, पाई इंटू D1, D2 माइनस D1। पाई और पाई इज कैंसल, तो therefore T2 माइनस T1, इसको मैंने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन D1 एंड इंटू अल्फा। इस अल्फा को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गया T2 माइनस T1 का फॉर्मूला। तो T2 minus T1 is D2 minus D1 upon D1 into alpha. Now let us put the values. D2 कितना है 1.5, D1 कितना है 1.47, तो this is 1.5 minus 1.47 divided by alpha. Alpha कितना है 1.5 into 10 raised to minus 5 into D1. D1 is 1.47, ठीक है। अभी 1.5 minus 1.47 is 0.03. 10 raised to minus 5 goes in the numerator, become 10 raised to plus 5. And this is 1.2 into 1.47. So this is 3000. This multiplication is 3000 and this multiplication is 1.764. 3000 upon 1.764 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 1701 डिग्री सेल्सियस। तो दिस डिवीजन इज 1701 डिग्री सेल्सियस। बट ये किसका वैल्यू आ गया, T2 माइनस T1 का वैल्यू आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, T2। तो अगर हमको T2 फाइंड करना है तो T1 को यहां पे ट्रांसफर कर दो, तो T2 आएगा T1 प्लस 1701। फिर T1 का वैल्यू पुट कर दो, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज 27 प्लस 1701 एंड दैट इज 1728 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर अप टू विच आयरन रिंग शुड बी हीटेड इन ऑर्डर टू फिट द आयरन रिंग इनटू दिस वुडन व्हील is 1728 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 7। Let us now solve question number 8. Question number 8 को भी सॉल्व करते हैं। Let us read the question. In a random temperature scale X, water boils at
200 degree X and freezes at 20 degree X. Find the boiling point of a liquid in this scale if it boils at 62 degree Celsius. तो इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपोथेटिकल स्केल दिया है. वी आर गिवन वन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्केल, ठीक है, और वो है डिग्री एक्स स्केल. जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, वैसे हमको इस क्वेश्चन में एक इमेजिनरी स्केल दिया है, डिग्री एक्स स्केल. तो हम लोग क्या करेंगे, दो स्केल को यहां पे कंपेयर करेंगे, डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री एक्स स्केल. लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड यूएफपी का मतलब अपर फिक्स पॉइंट, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो एलएफपी दैट इज लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ अ डिग्री सेल्सियस स्केल हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन में हमको जो डिग्री एक्स स्केल दिया है, उस एक्स स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट दिया है 20 डिग्री एक्स एंड अपर फिक्स पॉइंट दिया है 200 डिग्री एक्स. तो ये होंगे एलएफपी एंड यूएफपी ऑन बोथ द स्केल. तो अगर किसी लिक्विड का, एक लिक्विड हमको दिया है, तो किसी लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे 62 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री एक्स स्केल पे कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल इज 62 डिग्री सेल्सियस. वी वांट टू फाइंड करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द डिग्री एक्स स्केल. Now we know that on any scale, on any temperature scale, फिर डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री फ़ारेनहाइट हो या केल्विन स्केल हो या ये हाइपोथेटिकल स्केल डिग्री एक्स स्केल हो, तो किसी भी स्केल पे टेम्परेचर ऑन एनी स्केल का मतलब एनी टेम्परेचर ऑन दैट स्केल माइनस एलएफपी अपॉन यूएफपी माइनस एलएफपी होता है कांस्टेंट. तो ये जो रेशियो है ये किसी भी स्केल का कांस्टेंट होता है. तो एनी टेम्परेचर ऑन द स्केल अपॉन माइनस एलएफपी अपॉन यूएफपी माइनस एलएफपी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द स्केल. तो हम लोग ये रेशियो कंपेयर करेंगे दोनों स्केल के लिए. तो फिर ये रेशियो एक्स स्केल के लिए क्या होगा, तो टेम्परेचर ऑन एक्स स्केल माइनस उसका एलएफपी दैट इज 20 डिवाइड बाय यूएफपी माइनस एलएफपी दैट इज 200 माइनस 20 मस्ट बी इक्वल टू सेम रेशियो ऑन द सेल्सियस स्केल. तो सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस उसका एलएफपी विच इज 0 अपॉन यूएफपी माइनस एलएफपी. तो ये मैंने दोनों स्केल का रेशियो इक्वेट कर दिया, बिकॉज ये रेशियो हर एक स्केल में सेम होता है. नाउ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 62 एंड वी हैव टू फाइंड करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द एक्स स्केल. तो हमको टीएक्स फाइंड करना है, टीसी का वैल्यू 62 है. तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये जीरो कैंसिल हो गया, दिस इज 2 9s एंड दिस इज 2 5s. फिर 9 यहां पे चला गया, तो 9 इंटू 62 डिवाइड बाय 5. इसको 9 और इसको 5 2 से डिवाइड कर दो. तो tx माइनस 20 इज इक्वल टू 9 इंटू 62 अपॉन 5. दिस इज 111.6 and therefore tx will be 111.6 plus 20 which is 131.6 degree x. इसका मतलब 62 डिग्री सेल्सियस corresponds to 131.x डिग्री x. ये होगा इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन अ एक्स स्केल. तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A gas at 900 degrees Celsius is cooled until both its pressure and volume are halved. Calculate its final temperature. तो एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हमको यहां पे सॉल्व करना है बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. इसमें गैस का इनिशियल टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो T1 इनिशियल टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस. तो इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 900 में 273.15 ऐड कर लेंगे.
because temperature in degree Celsius plus 273.15 becomes temperature in Kelvin. तो ये वैल्यू कितना होगा 1173.15 केल्विन. तो 900 डिग्री सेल्सियस corresponds to 1173.15 केल्विन. दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन. प्रेशर को हाफ किया है. तो if P1 is initial pressure and if P2 is final pressure, then P2 is P1 by 2. वॉल्यूम को भी हाफ किया है. तो if V1 is original volume and if V2 is the final volume, then V2 कितना है V1 by 2. तो both pressure and volume become half. तो P2 हो गया P1 by 2, V2 हो गया V1 by 2. तो हमको पूछा है फाइनल टेम्परेचर T2 कितना होगा. अगर प्रेशर को हाफ करेंगे, वॉल्यूम को हाफ करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर T2 कितना होगा. तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT. PV इज इक्वल टू nRT. इस क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट. तो आइडियल गैस इक्वेशन को इनिशियल केस और फाइनल केस दोनों के लिए अप्लाई करो. तो इनिशियल वैल्यूज के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होगा P1 V1 इज इक्वल टू nRT1. R भी तो कांस्टेंट होगा. एंड फॉर द फाइनल वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन होगा P2 V2 इज इक्वल टू nRT2. तो ये हो गया हमारे दो इक्वेशंस. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट T2 अपॉन T1 और यहां पे P2 V2 अपॉन P1 V1. Now what is P2 upon P1? P2 और P1 का रेशियो क्या होगा 1/2 हो जाएगा. तो P2 upon P1 is 1/2. And what is V2 upon V1? ये भी रेशियो 1/2 हो जाएगा. तो P2 upon P1 is 1/2, V2 upon V1 is 1/2. That is 1/4. तो T2 upon T1 is 1/4. This implies T2 is equal to T1 by 4. T1 को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया. तो T2 हो गया T1 by 4. T1 कितना है इनिशियल टेम्परेचर 1173.15. So this is 1173.15 divided by 4 and that is equal to 293.29 Kelvin. So final temperature T2 should be 293.29 Kelvin. So this is solution to numerical number 9.